चलो, दीप ऑडिबल? दीप? थैंक यू। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। लास्ट लेक्चर में जो हम लोगों ने नया चैप्टर शुरू किया है उसका थोड़ा सा पहले रिवीजन कर लेते हैं एंड बिफोर वी प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। और जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे उसका पहले थोड़ा सा हम लोग रिवीजन ले लेते हैं। हम लोगों ने ऐसा समझा था कि जो भी कॉमन एक्सपेंसेस है, कॉमन एक्सपेंसेस का मतलब ये है कि ये ऐसे एक्सपेंसेस है जो हम लोग कोई एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए नहीं कर रहे हैं, वैसे एक्सपेंसेस कौन सी प्रोडक्ट के लिए किए जाते हैं। फॉर प्रोडक्ट कॉस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिसाइड। हम लोग ऐसा समझते हैं दैट वी हैव टू प्रॉपरली बाइफरगेट द कॉमन एक्सपेंसेस इनटू मोर देन वन प्रोडक्ट और मोर देन वन सर्विसेज। अगर वो हम लोग ने सही से नहीं किया, देन इन दैट केस प्रोडक्ट का कॉस्टिंग सही नहीं होगा और हमको प्रॉफिटेबिलिटी का भी पता नहीं चलेगा। एंड बिकॉज ऑफ दैट से इंस्टेड ऑफ गोइंग विद द ट्रेडिशनल मेथड, हम लोग एक नया मेथड जो हम लोग यहाँ पे समझ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एबीसी। एबीसी स्टैंड्स फॉर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। यहाँ पे हम लोगों ने ऐसा समझा था डेट से हम लोग सबसे पहले कॉस्ट पुल बनाएंगे। कॉस्ट पुल का मतलब ये होता है डेट से यहाँ पे सारे के सारे खर्चे इकट्ठे किए जाएंगे, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट पुल। उसके बाद हम लोग कॉस्ट ड्राइवर आइडेंटिफाई करेंगे। कॉस्ट ड्राइवर का मतलब ये है डेट से कौन से रीजन की वजह से ये खर्चा हो रहा है उसको आइडेंटिफाई करेंगे। वी अंडरस्टैंड डेट से जो प्रोडक्ट या जो सर्विसेज में वो कॉस्ट ड्राइवर का इस्तेमाल होता है उसके ओरिएंटेड हम लोग से वो एक्सपेंसेस का वहां पे अलोकेशन करेंगे और वहां पे से हम लोग वो प्रोडक्ट का कॉस्टिंग कैलकुलेट करेंगे। तो यहां तक हम लोगों ने डिस्कस किया था। एंड ऑफ कोर्स हमेशा हमको ऐसा ही रखना है दैट से जो पुराना मेथड है वो मेथड का क्रिटिसिज्म किया जाता है और नए मेथड का एप्रिशिएशन किया जाता है। यानी अगर प्रोडक्ट का कॉस्टिंग लाइक बढ़ जाता है देन इन दैट केस हमको ऐसा लिखना है दैट से भाई एबीसी कॉस्टिंग मेथड से वी आर एबल टू आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉस्ट। पहले वो प्रोडक्ट का अंडर कॉस्टिंग हो रहा था, अभी वो सही से कॉस्टिंग हो रहा है। रिवर्स ऐसा हो रहा है दैट से द प्रोडक्ट का कॉस्टिंग पहले से कम हो जाता है, देन इन दैट केस हम लोग ऐसा समझेंगे कि पहले जो खर्चा हम लोग करते थे वो गलत था, अभी हम लोग वो कर रहे हैं वो सही है। ऐसा हम लोग समझते हैं। चलो, किसी को डाउट क्वेरी? ठीक है ना, चलो चलो इलस्ट्रेशन नंबर 1 से हम लोग शुरू कर रहे हैं। सो लेट अस रीड दैट इलस्ट्रेशन। आते मेरे को ब्रेक में मिलना, हाँ बेटा। चलो। हाँ
नो कैलकुलेशंस विल बी रिक्वायर्ड इन एग्जामिनेशन। देखो, जहां तक एमए का सवाल है वहां तक इसका कोई कैलकुलेशन का जरूरत बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सही बात है। हाउएवर वी आर क्रिएटिंग अ बेस फॉर अवर स्किल लेवल। हम लोग इस हिसाब से ये क्वेश्चन भी अच्छी तरह से सॉल्व करेंगे। एंड से जब भी हम लोग ऐसे न्यूमेरिकल्स अच्छी तरह से सॉल्व करेंगे, उसके बाद हमको थियरी भी अच्छी तरह से समझ में आएगा। वो लोग जो कॉस्ट पुल का बात कर रहे हैं, कॉस्ट ड्राइवर का बात कर रहे हैं, उसके बारे में हमको अच्छी तरह से पता चलेगा वंस वी दैट इज डू दिस क्वेश्चन प्रॉपरली। दिस इलस्ट्रेशन इज प्रोवाइडेड टू एड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्निक। तो आपको समझने के लिए, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है। मेस पीएलसी has a single production center and has provided the following budgeted information for the next period. Highlight the portion budgeted information. फ्रेंड्स, आई होप ऑल ऑफ यू रिकॉल दैट से जो हम लोगों ने वो एक्स्ट्रा 4 क्वेश्चंस किए थे, उसमें से इंपॉर्टेंटली हम लोगों ने ऐसा एम्फेसाइज किया था कि जो भी हमारा रिकवरी रेट का कैलकुलेशन होता है, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ द बजट्स। तो ये लोग बजट का बात कर रहे हैं फॉर द नेक्स्ट पीरियड। प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी, ऐसा करके 3 प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। प्रोडक्शन एंड द सेल्स यूनिट्स क्या होगा उसकी बात कर रहे हैं। मटेरियल, लेबर, ये दोनों डायरेक्ट कॉस्ट है। मशीन आवर्स पर यूनिट, नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन, नंबर ऑफ द कंपोनेंट रिसीव्ड, नंबर ऑफ द प्रोडक्शन ऑर्डर्स। यानी वो लोग ऐसा बोलना चाहते हैं डेट से जितना भी यूनिट्स हमको बनाना है, वो बनाने के लिए हम लोग मशीनरी को 5 बार एडजस्ट करते हैं। यानी 5 बार हम लोग क्या करते हैं, मशीनरी को सेट करते हैं और उसके बाद वो प्रोडक्शन हम लोग निकालते हैं। प्रोडक्ट बी के लिए ऐसा दे रखा है 10 बार होता है, और प्रोडक्ट सी के लिए हमको दे रखा है डेट से ऐसा 25 बार होता है। सो नंबर ऑफ द प्रोडक्शन रन हमको दे रखा है डेट से 1 साल में होता है, एक पीरियड में होता है 40 बार। उसमें से हर एक प्रोडक्ट के लिए कितना प्रोडक्शन रन करना पड़ता है, वो हमको यहाँ पे दे रखा है। उसके बाद नंबर ऑफ द कंपोनेंट रिसीव्ड, यानी जो भी रॉ मटेरियल हम लोग खरीदते हैं, वो रॉ मटेरियल खरीदने दैट इज खरीदने के बाद से जो भी कैरेज इनवर्ड आता है, से जितने भी नंबर ऑफ टाइम्स हम लोग उसको रिसीव करते हैं, टोटल कितनी बार रिसीव करते हैं, 160 टाइम्स। उसमें से सबसे ज्यादा सी के लिए होता है, ए और बी के लिए कंपैरेटिवली कम होता है। नंबर ऑफ द प्रोडक्शन ऑर्डर्स, इट इज 50। यानी हमको ऐसा दे रखा है डेट से हमको मे बी सेल्स डिपार्टमेंट से, मे बी हमारा जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वहां से ऐसा ऑर्डर मिलता है डेट से भी ये प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कीजिए। ए के लिए 15 बार होता है, बी के लिए 10 बार होता है, सी के लिए 25 बार होता है। ऐसा हमको दे रखा है। डायरेक्ट लेबर का रेट हमको दे रखा है $8 पर आवर। यानी $8 के हिसाब से हमको उसको दैट इज हमको पेमेंट करना होता है। ओवरहेड कॉस्ट इन द पीरियड आर एक्सपेक्टेड टू बी एज फॉलोज। सेटअप के लिए कितना खर्चा होता है, मशीन के लिए कितना खर्चा होता है, गुड्स इनवर्ड के लिए, पैकिंग के लिए और इंजीनियरिंग के लिए, इन सब के लिए से कितना खर्चा हुआ है वो हमको दे रखा। व्हाट आर द यूनिट कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट यूजिंग ट्रेडिशनल अप्रोच बेस्ड ऑन द डायरेक्ट लेबर आवर्स एंड यूजिंग एबीसी मेथड, ऐसा हमको दे रखा है। एबी स्टैंड फॉर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ऐसा हमको दे रखा है। एवरीबडी गो थ्रू द क्वेश्चन, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं कि कैसे करने का। आपको आंसर नहीं करना है, आपको सिर्फ क्वेश्चन को गो थ्रू करना है।
चलो लेट अस हैव अंडरस्टैंडिंग कि कैसे किया जाए। हाँ चलो तहन आप बताइए मुझे, सबसे पहले बेटा हम लोग क्या करेंगे फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। प्रोडक्ट में क्या करेंगे बेटा? एनीबडी एल्स? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ट्रेडिशनल मेथड के लिए? हिमेन बेटा आप बताइए। ओके चलो और कोई आंसर? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे प्रिंस बेटा? कैलकुलेशन ऑफ ओवरहेड एब्जॉर्प्शन है। वेरी गुड आंसर। हाँ हम लोग फ्रेंड्स सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे ओवरहेड का एब्सॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करेंगे। दिशा ने तमाम। हाँ दिशा बेटा, ओवरहेड का एब्सॉर्प्शन रेट हम लोग किसको यूज करके करेंगे बेटा? सॉरी $8। ओके सनी का बताइए बेटा। क्वेश्चन मैं रिपीट कर रहा हूँ, ओवरहेड का एब्सॉर्प्शन रेट हम लोग कौन सी मेथड से कैलकुलेट करेंगे? चलो एनीबडी एल्स? तो धार्मिक। वेरी गुड, क्वेश्चन में दे रखा है। मैंने आपको क्या बोला फ्रेंड्स, आपको कुछ चिंता करने का जरूरत ही नहीं। देखो हमको दे रखा है क्वेश्चन में, पहला वाला क्वेश्चन जो है वो आप पढ़ो। पहला वाला क्वेश्चन क्या दे रखा है? यूजिंग द ट्रेडिशनल अप्रोच बेस्ड ऑन डायरेक्ट लेबर आवर्स। देखो ऐसे डायरेक्ट लेबर आवर्स देने का उनको जरूरत क्यों है? क्योंकि मल्टीपल मेथड्स, इसलिए वो लोग हमको क्या ऐसा मेथड देंगे डेट से हमको कौन सी मेथड से करना है। राइट क्लियर बेटा? सो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वी विल मेक द कैलकुलेशन ऑफ द रिकवरी रेट ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर्स, ऐसा हम लोग समझते हैं। अनिमेश पता चला बेटा? यस। ओके तो जो प्रिंस ने बताया उस हिसाब से हम लोग से रिकवरी रेट कैलकुलेट करेंगे। चलो अक्ष मुझे बताइए बेटा, रिकवरी रेट पर आवर कितना है? 8। चलो तहान आप बताइए। चलो कौन बताएगा आंसर? चलो मीत बोलो। 7.08। चलो और कोई आंसर? सी। चलो लेट अस सी कैसे किया जाए। चलो रेड आंसर। हाँ वर्किंग नोट, इसका आंसर वो लिख के करेंगे बरोबर है ना, इसका आंसर हमको लिख के करना है भले ही उन्होंने दे सर कौन सा सम कर रहे हैं? रहा। शेजन आपका मैसेज करो बेटा, शेजन आपका मैसेज करो बेटा। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ रिकवरी रेट पर आवर। हाँ शेजन बेटा हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 1 कर रहे हैं, उस पर हम लोग उस पर लिखो प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी, यूनिट्स। प्रोडक्ट ए का प्रोडक्शन एंड सेल्स हमको दे रखा है 40,000, बी का दे रखा है 25,000, और सी का हमको दे रखा है 10,000 यूनिट्स।
आवर्स पर यूनिट। Recording in progress. सो कितना चाहिए हमको, क्वेश्चन में दे रखा है। लेट्स से ए के लिए हमको चाहिए डायरेक्ट लेबर आवर्स 3, बी के लिए दे रखा है 4 और सी के लिए हमको दे रखा है 2। टोटल आवर्स 40,000 इंटू 3, सो 2,40,000 आवर्स। उसके बाद सेकेंड वर्किंग नोट होगा रिकवरी रेट पर आवर का। तो रौनक बेटा कैसे कैलकुलेट करेंगे रिकवरी रेट पर आवर? राहिल बेटा कैसे करेंगे रिकवरी रेट पर आवर? करेक्ट आंसर। बेटा राहिल क्या करेंगे यहाँ पे, हम लोग ऐसा करेंगे, देखो बेटा राहिल यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे बजटेड ओवरहेड जो है ना, उसको बजटेड नंबर ऑफ आवर्स के साथ डिवाइड करेंगे इन अ वे दैट से वी अंडरस्टैंड दैट से हमारा पूरे साल का खर्चा कितना है, 17 लाख। और पूरे साल में हम लोग कितना नंबर ऑफ आवर्स के लिए काम करने वाले हैं, 2,40,000। उस हिसाब से रिकवरी रेट पर आवर कैलकुलेट किया जाए। फाइन। रिकवरी रेट पर आवर इज सेम एज से वी अंडरस्टैंड एट से द फिक्स ओवरहेड रेट पर आवर, ऐसा उसको इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है। हेमिन पता चला बेटा? नाउ देखो सबसे पहले ऐसा वर्किंग नोट बनाने का कैसे पता चलेगा सर? देखो उसका लॉजिक ऐसा है, लेट्स से मुझे एबीसी मेथड से, आई एम सॉरी, मुझे ट्रेडिशनल मेथड से कॉस्ट पर यूनिट फाइंड करना है। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, मटेरियल का खर्चा जो मुझे क्वेश्चन में दे रखा है, लेबर का खर्चा जो मुझे क्वेश्चन में दे रखा है, बाकी का जो एक्सपेंसेस है उसको अलोकेट करने के लिए सिर्फ मुझे कोई एक मेथड दे रखा होगा। तो कौन सा मेथड दे रखा है वो मेथड को देख के हमको रिकवरी रेट पर आवर कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू राइट द आंसर अलोंग विद मी। सो बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड हमको दे रखा है दैट से 17 lakhs। बजटेड आवर्स 2,40,000। रेट पर आवर 17 lakhs upon 2,40,000, that comes to 2.08। चलो शेजान, दीप, आप दोनों को पता चला बेटा? चलो थैंक यू दीप। हाँ शेजान मैं वापस समझाता हूँ। इलस्ट्रेशन नंबर 1 में हमको ऐसा दे रखा है दैट से पूरे साल का हमारा खर्चा होगा 17 लाख। हमको क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है दैट से हम लोग प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी इतना दैट इज प्रोड्यूस करने वाले हैं। रेट पर आवर कितना होगा, यानी कितने नंबर ऑफ आवर्स चाहिए पर यूनिट, वो हमको क्वेश्चन में दे रखा है। और उसके बेसिस से हमने कैलकुलेट किया दैट व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ आवर्स फॉर विच वी आर गोइंग टू वर्क। सो जो भी ओवरहेड का एक्सपेंस है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आवर्स,
ऐसा करके हम लोगों ने रिकवरी रेट पर आवर कैलकुलेट किया है। रिकवरी रेट पर आवर का मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है, लेट्स से वर्किंग फॉर 1 आवर हमारा कितना खर्चा होगा। चलो शेषम पता चला बेटा आपको? शेषन ओके चलो, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू राइट एन आंसर नाउ। कैलकुलेशन ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट। तो देखो एक्सेल की प्रैक्टिस में आपको ये सब चीज इस हिसाब से करना है। देखो ये वैल्यू मैंने कैसे कैलकुलेट किया वो आपको देखने का है। नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू आवर्स पर यूनिट, ऐसा करके देखो मैंने कैलकुलेट किया है। इसको हम लोग मैन्युअली कैलकुलेट नहीं करेंगे, ठीक है ना। एक्सेल की प्रैक्टिस में आपको ये सब चीज करना है, ठीक है ना। ये टोटल मैंने कैसे कैलकुलेट किया, ये बाजू में से जाके मैंने सबका टोटल कर दिया है। फिर यहाँ पे मैंने 2,40,000 कैसे लेके आया, मैंने वहां से कॉपी किया है। जिसकी वजह से क्या होगा कि फॉर एग्जाम्पल मेरा यहाँ पे गलती हो गया, 2 आवर्स मैंने लिखा है पर उसकी जगह 3 आवर्स लिखने का था। तो देखो मैंने वहां पे 3 लिखा ना, तो ऑटोमेटिकली देखो ये वाला 6.8 हो जाता है। दैट इज द रीजन दे वांट यू टू अंडरस्टैंड एट द एक्सेल में कैसे वर्क किया जाता है, जिसमें एक जगह पे अगर आप अपना गलती रेक्टिफाई करते हो तो ऑटोमेटिकली दूसरी जगह पे अपना गलती रेक्टिफाई हो जाएगा। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया दैट सिर्फ वो लोग हमको जो स्किल लेवल है और प्रोफेशनल लेवल में हमको लंबे लंबे क्वेश्चंस पूछते हैं, जिसमें उनका क्लियरली कहना ये है दैट से हम लोगों ने आपको एक्सेल इस्तेमाल करने का फैसिलिटी दिया है, सो यू शुड बी स्मार्ट इनफ टू यूज एक्सेल प्रॉपरली, जिसकी वजह से ये कैलकुलेशन में आपका समय नहीं जाए। तो ये सब कुछ सीखना क्या मैंडेटरी है, ये सब सीखना वॉलंटरी नहीं है, ठीक है ना। चलो कैलकुलेशन ऑफ द प्रोडक्शन दैट इज प्रोडक्ट कॉस्ट कर देते हैं। सो प्रोडक्ट ए बी एंड सी, उसमें लिखो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। कितना दे रखा है? इट इज 25, 20 और 18। चलो दर्शन मुझे बताइए बेटा, डायरेक्ट लेबर का कॉस्ट कितना है प्रोडक्ट ए का? 24। चलो आई होप दैट एवरीबॉडी इज क्लियर। क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमको? डायरेक्ट लेबर का रेट दे रखा है $8 पर आवर और नंबर ऑफ आवर्स दे रखे 3। सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट प्लस 8 × 3। प्रोडक्ट बी के लिए कितना होगा? 32। 32। दिशा बेटा फाइन। चलो सनी का इज दैट फाइन बेटा? श्योर। चलो प्रोडक्ट सी के लिए कितना होगा? 60। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? उसके बाद हम लोग लिखेंगे फैक्ट्री ओवरहेड। अक्ष प्रोडक्ट ए के लिए कितना होगा फैक्ट्री ओवरहेड का खर्चा? 21.5। चलो एनी बिलीविंग डिफरेंट आंसर बताइए। प्रिंस आपके मुताबिक क्या होगा खर्चा? फैक्ट्री ओवरहेड का खर्चा प्रोडक्ट ए के लिए 21.24। ओके चलो। हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव आंसर 21.24? ओके सनी का आपका आंसर नहीं आ रहा है। चलो राहिल आप बताइए। ओके चलो मैं समझाता हूँ। देखो फैक्ट्री ओवरहेड के लिए अपने को क्या दे रखा है क्वेश्चन में कि आपको लेबर आवर्स के ऊपर फोकस करना है। तो वी अंडरस्टैंड एट से जो ऊपर हम लोगों ने लेबर आवर्स लिखे हैं वही का वही लिखना है, पर सिर्फ हमारा रेट चेंज हो जाएगा।
रेट हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, रेट हमारा हो जाएगा 7.08। सो प्लस 7.0833 इंटू क्या करेंगे, इंटू करेंगे 3 आवर्स है ना शायद 3, यहाँ पे क्या होगा वापस 7.0833 इंटू क्या करेंगे, नंबर ऑफ आवर्स क्या दे रखा है लेबर का 4, वहां पे सेम 7.0833 इंटू लेबर आवर्स क्या दे रखा है अपने को 2। शेजन पता चला है, वापस समझाऊं? शेजन इज फाइन बेटा? चलो, आतिफ पता चला आपको? श्योर बेटा? चलो, ओके। अक्ष यू हैड गिवन करेक्ट आंसर। Sir, 0.5 21.5. ओके, यानी अप्रोक्सीमेशन की वजह से आंसर। चलो, सो ये हमारा हो जाएगा टोटल कॉस्ट पर यूनिट। देखो इज इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन किया, फिर शिफ्ट करके एरो किया, दैट इज अप एरो किया जिसकी वजह से ऊपर जाएगा, शिफ्ट करके ब्रैकेट हम लोगों ने क्लोज किया। फिर हमको क्या करना है, वी जस्ट हैव टू कॉपी दिस। तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया, ये सिर्फ मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूं तो ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। वी हैव टू मेक श्योर दैट से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हो सके उतना कैलकुलेशंस अपने आप नहीं करेंगे, हम लोग एक्सेल को ही बोलेंगे भी हमारे हिसाब से हमको कैलकुलेशन करके दो। जहां पे भी हमको डाउट हो रहा है ना, वो आंसर्स हम लोग वेरीफाई करते रहेंगे। ठीक है? अच्छा, बिल्कुल ही ये ध्यान रखना है कि सिर्फ एक्सेल के ऊपर भरोसा नहीं करना है, हमको खुद को भी मैन्युअल आंसर आना जरूरी है। सर क्यों ऐसा? क्योंकि सेक्शन ए और सेक्शन बी में हम लोग बार बार जाके एक्सेल का इस्तेमाल करेंगे ना, उतना टाइम नहीं रहेगा हमारे पास। हमारे पास जो भी समय उसमें अपने को क्या करना पड़ेगा, सेक्शन ए और बी के लिए हमारा मैन्युअल कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए, सेक्शन सी के लिए ये सब चीज जरूरी है, वहां पे ये सारा चीज वॉलंटरी नहीं है, वहां पे ये जरूरी है। एट द सेम टाइम मैन्युअली भी आपको आंसर करना बहुत जरूरी है, दैट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। इसलिए अभी के लिए मैं आपको आंसर्स लिखवा क्यों रहा हूं, सो दैट से आपका मैन्युअल कैलकुलेशन भी लाइक एक्यूरेट होना बहुत जरूरी है। चलो, ये हमारा हो गया से ट्रेडिशनल मेथड से। हम इसको थोड़ा सजाना हो तो हम लोग कैसे सजा सकते हैं, दैट से फॉर्मेट सेल करके हम लोग जा सकते हैं नंबर में, और हम लोग बोल सकते हैं दैट से 2 डेसिमल और बीच में कॉमा रखना, इस पे कॉमा तो कुछ है नहीं, बट दिस इज व्हाट से वी कैन हैव टोटल कॉस्ट पर यूनिट। चलो, हाँ, नाउ हेडिंग राइट डाउन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, आंसर फॉर द बी क्वेश्चन। ABC method. चलो, लेट अस हैव अंडरस्टैंडिंग दैट से हमको यहाँ पे जो भी कॉस्ट है से उसको हमें किस हिसाब से बाइफरगेट करना है, किस हिसाब से अलोकेट करना है। जो हम लोगों ने हमको यहाँ पे सेटअप का कॉस्ट दे रखा है, मशीनिंग का कॉस्ट दे रखा है, गुड्स इनवर्ड का कॉस्ट दे रखा है, पैकिंग का कॉस्ट दे रखा है, इंजीनियरिंग का कॉस्ट दे रखा है, ऐसा करके ये जो 17 lakhs का ये बाइफरगेशन किया है ना फ्रेंड्स, उसको टेक्निकल लैंग्वेज में कॉस्ट पुल बोला जाए। कॉस्ट पुल, कॉस्ट पुल का मतलब क्या होता है, कॉस्ट पुल का मतलब ये होता है कि ये जो एक्सपेंसेस है से वो एक्सपेंसेस को सबसे पहले हमने लाइक उसको हमने बाइफरगेट किया, से लॉजिकल सीक्वेंस में हम लोगों ने उसको सबसे पहले बाइफरगेट किया। और हमको जो ऊपर दे रखा है ना, जैसे कि नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन दे रखा है, नंबर ऑफ कंपोनेंट रिसीव दे रखा है, नंबर ऑफ प्रोडक्शन ऑर्डर्स दे रखा है, उसको हम लोग कॉस्ट ड्राइवर बोलते हैं। कॉस्ट ड्राइवर का मतलब क्या, डेट से इन सब एक्टिविटीज की वजह से ये सारे के सारे खर्चे हो रहे हैं, ऐसा वो लोग बोलना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमको सबसे पहले
कॉस्ट पुल के सामने कॉस्ट ड्राइवर लिखना पड़ेगा कि ये एक्सपेंसेस हम लोग कौन से हिसाब से अलोकेट करेंगे। ठीक है, चलो राइट डाउन आंसर। इन केस ऑफ ABC मेथड ऑफ costing, we have to identify that which cost drivers will be used for allocating cost of cost pool. Setup machine, goods inwards, packing, engineering. अच्छा, दूसरा एक चीज आप लोगों को ही समझना है फ्रेंड्स, जब आप लोग ACCA की वेबसाइट के वाला जो एक्सेल इस्तेमाल करोगे, वो स्प्रेडशीट इस्तेमाल करोगे, इन दैट से यू विल अंडरस्टैंड कि वो लोग हमको है ना, वो स्पेलिंग एरर जो है ना, वो हमारा रेक्टिफाई नहीं करते। स्पेलिंग एरर जो होगा ना, वही वही का वही रहेगा। यानी स्पेलिंग में जैसे यहाँ पे मैंने गलती किया तो वो क्या हो जाता है, ऑटो करेक्ट हो जाता है। या तो वर्ड होता है उसमें क्या होता है, ऑटो करेक्ट हो जाता है। जिसमें मैंने फॉर एग्जांपल कोई स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है, नेसेसरी का स्पेलिंग मैंने गलत लिखा है, तो वो लोग क्या होता है, ऑटो करेक्ट हो जाता है, या तो वहां पे रेड लाइन आ जाता है, तो मुझे पता चल जाता है कि मेरा स्पेलिंग गलत है। हावेवर जो वो लोग हमको एक्सेल और वर्ड देते हैं ना फ्रेंड्स, उसमें ऐसा ऑटो करेक्शन नहीं होता है। वो लोग हमको ऐसा इंडिकेशन भी नहीं देंगे कि आपका स्पेलिंग गलत है। यानी आपका स्पेलिंग्स आपको सुधारने पड़ेंगे अगर आपके स्पेलिंग्स गलत आ रहे हैं, है ना, उस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड। हाँ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमको फुल स्टॉप के बाद नया वर्ड हमको शुरू करना है, तो हमको वो कैपिटल से शुरू करना है। अगर हम लोग स्मॉल से शुरू करेंगे, देन इन दैट केस नॉर्मल वर्ड है ना, हमको बता देगा क्या कि भाई यहाँ पे कुछ गलती हो रहा है, तो आप लोग सुधारो। पर वहां पे ऐसा नहीं होगा। वहां पे क्या होगा, वो एज इट इज ही रखेंगे। जैसे हम लोग नॉर्मल कागज के ऊपर लिख रहे हैं, तो कागज थोड़ी हमको बताएगा कि आपका स्पेलिंग एरर है। वहां पे वैसा होता है। आपको ACCA का आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उसके बाद उसमें जो एक्सेल और वर्ड है ना, आप इस्तेमाल करोगे ना, तब आपको वो पता चलेगा। मैंने मेरा जो ID पासवर्ड आप लोगों को दिया है, तो उसमें भी आप लॉग इन करके एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आप उसका प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे मेरे को मोस्टली आप लोगों का फ्रेंड्स का एक ग्रुप जैसा होता ही हो, तो आप लोगों का फ्रेंड्स के ग्रुप में आप वो लोग मेरा वो जो ID और पासवर्ड जो है वो रखिएगा, और उसमें लाइक जो भी इस्तेमाल कर रहा है बाकी के स्टूडेंट्स को तब शायद रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, पर आप उस हिसाब से कर सकते हो। दूसरा फ्रेंड्स इंपॉर्टेंटली क्या होगा, डेट से वहां पे एक छोटा सा लिमिटेशन ये है कि वो एक्सेल जो होता है ना, से वो एक्सेल अपने को अनलिमिटेड नहीं मिलता है, वो लिमिटेड एक्सेस ही मिलता है। यानी उसका 200 लाइन जितना ही है, या तो उसका एक विड्थ होता है, उससे ज्यादा वो लोग हमको देते नहीं है। तो अगर आप ऐसा सोचते हो कि मैं हर एक क्वेश्चन वहीं पे प्रैक्टिस करूंगा, तो अनफॉर्चुनेटली पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए हमको ये नॉर्मल एक्सेल हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे इंसर्ट का ऑप्शन होता है, वहां पे इंसर्ट का ऑप्शन नहीं होता है। वहां पे हमको क्या करना पड़ता है, कुछ भी इंसर्ट करना है ना, तो सबसे पहले पूरा सिलेक्ट करके उसको हमें हटाना पड़ता है, और फिर ऑटोमेटिकली एक स्पेस क्रिएट हो जाता है। जैसे सपोज कि ABCD 4 कॉलम है, मेरे को अभी बीच में कॉलम ऐड करना है, तो यहाँ पे तो क्या इंसर्ट कॉलम वाला एक ऑप्शन होता है। उसपे क्या होगा फ्रेंड्स, C और D है ना, उसको आपको उठा के D और E करना पड़ेगा, तो फिर वो स्पेस हो जाएगा। तो व्हाट आई वांट टू टेल यू अगेन इज दैट से ये सब कुछ आपको प्रैक्टिस करोगे ना, उसके बाद आपको पता चलेगा। इंपॉर्टेंटली दूसरा क्या होता है फ्रेंड्स, वहां पे जैसे हम लोग लाइक प्रैक्टिस करने ही वाले उसमें, पर उसमें बेसिकली क्या होता है,
एक होता है हमारा आंसर लिखने का स्पेस। मैं सेक्शन सी की बात कर रहा हूँ, ए और बी में ऐसा चैलेंजेस कम है। सेक्शन सी की बात कर रहा हूँ। एक होता है हमारा आंसर लिखने का स्पेस, दूसरा होता है क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन, और तीसरा होता है क्वेश्चन। हमको क्या करना पड़ता है, तीनों तीन को साथ में माइनस करना पड़ता है, क्योंकि बार बार कैसे हमको इन्फॉर्मेशन देखना पड़ता है, तो वो इन्फॉर्मेशन का एक विंडो आपको ओपन रखना पड़ेगा। आपको फिर क्वेश्चन बार बार देखना पड़ सकता है, और ऑफ कोर्स आपका आंसर। और अगर आप अपना रफ वर्किंग स्क्रैच कार्ड में, दैट इज स्क्रैच बुक में कर रहे हो, तो स्क्रैच पैड में, तो वो स्क्रैच पैड भी शायद ओपन हो सकता है। मैं यूजुअली सजेस्ट करता हूँ नोटबुक में लिखने का, बट वो तो हम लोग ओवर द टाइम पीरियड डिस्कस करते रहेंगे। मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूँ दैट से यू शुड बी हैविंग एन आइडिया कि आपको ये सब इस्तेमाल करने का है, और उन सब के ऊपर प्रैक्टिस करके ही आपका ग्रिप बनेगा। सिर्फ मैं बोल रहा हूं ना, उससे पता नहीं चलेगा आपको, वो आप प्रैक्टिस करोगे ना, उसके बाद ही आपको पता चलेगा। चलो नाउ सेटअप के लिए हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट ड्राइवर उसका हम लोग बात कर रहे हैं। देखो सेटअप इज समथिंग लाइक दैट, से हम लोगों ने क्या किया, मशीनरी को सेट किया और फिर प्रोडक्शन का दैट इज से चालू हुआ, सेट किया फिर प्रोडक्शन चालू हुआ। सो सेटअप कॉस्ट को हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन के हिसाब से बाइफरगेट करेंगे। नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन, आप अपने स्किल लेवल में जो पीएम सब्जेक्ट आएगा उस पर ये सब कुछ वापस अच्छी तरह से समझोगे। अभी ये जो कॉस्ट ड्राइवर है ना, उसके बारे में मैं डिटेल में डिस्कशन नहीं कर रहा हूं। जो मशीन का कॉस्ट है उसको हम लोग बाइफरगेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर्स। गुड्स इनवर्ट का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, रॉ मटेरियल आया, उसके लिए जो खर्चा हुआ, रॉ मटेरियल आया, उसके लिए वी विल बी हैविंग नंबर ऑफ रिसीप्ट्स। यानी जो प्रोडक्ट के लिए हमारा नंबर ऑफ रिसीप्ट ज्यादा है, उसको वो खर्चा ज्यादा जाएगा। जो प्रोडक्ट के लिए रॉ मटेरियल का जो भी लाइक नंबर ऑफ रिसीप्ट्स कम है, उसमें वो खर्चा कम जाएगा। पैकिंग, हमको पैक कितनी बार करना पड़ेगा, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ प्रोडक्शन ऑर्डर। जो भी हमारा नंबर ऑफ प्रोडक्शन ऑर्डर होगा, उसके रेशियो में उसको हम लोग बाइफरकेट एलोकेट करेंगे। और नंबर ऑफ इंजीनियरिंग इज से अगेन ऑन द बेसिस ऑफ से नंबर ऑफ प्रोडक्शन ऑर्डर्स। प्रोडक्शन ऑर्डर आएगा उस हिसाब से हमको नीड में टू, दैट इज से कीप दैट माउल्ड, दैट इज द रीजन। तो ऐसा आप, हाँ टेबल बनाइए, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि इसको कैसे फिलअप करने का। चलो, डी पेन शेजन पता चला बेटा आपको? ओके, शेजन इज अ क्लियर? ओके, चलो। नाउ थोड़ा सा ये नया वर्किंग, इसलिए मैं समझाता जाता हूँ, और फिर थोड़ी देर के बाद मैं फिर आपको बोलूंगा कि आप लोग अपने आप ट्राई करो। देखो डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा हमको दे रखा है, इट इज $25 पर यूनिट। सो देखो +25 इंटू क्या करेंगे, इंटू करेंगे 40,000। चलो इज दैट ओके ऑल ऑफ यू? क्या दे रखा है, $40 पर यूनिट दे रखा है, और सॉरी $25 पर यूनिट दे रखा है, और 40,000 यूनिट्स। यहाँ पे मैं इन टोटल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इन टोटल करने के बाद हम लोग बाद में पर यूनिट में कन्वर्ट कर देंगे। अदरवाइज पहले से पर यूनिट करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इस वजह से।
उसके बाद से जो दूसरा प्रोडक्ट है उसमें कितना 25,000 यूनिट्स है और कॉस्ट पर यूनिट हमको दे रखा है 20। आखिरी में हमको दे रखा है 10,000 यूनिट्स इंटू क्या करेंगे 18। इज इट ओके ऑफ यू? चलो किसी को डाउट कोई नहीं, जाओ आगे। उसके बाद डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। आतिफ इज दैट ओके? श्योर बेटा? चलो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हमको लिखना है। चलो हाँ, सनी का बताइए बेटा, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में कितना लिखूं प्रोडक्ट ए के लिए? इन टोटल लिखना है। डायरेक्ट मटेरियल पता चला सनी का? सनी का श्योर? श्योर, डायरेक्ट लेबर बताइए बेटा। एक्सक्यूज मी, बोलो। एसी चालू है तो आपको क्या पसीना आ रहा है? मेरे को पता नहीं चल रहा है, एसी नहीं चल रहा है बोला मैं क्या? है सनी का? आपको पसीना ऐसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है मेरे को पसीना हो रहा है आपको? गर्मी लगती है? ठीक है, गर्मी ठंडी कुछ भी आंसर तो देने का है भाई, बोलो। चलो आतिफ भाई आप बताइए आंसर। डायरेक्ट लेबर का खर्चा पूछ रहा हूँ भाई, प्रोडक्ट ए का डायरेक्ट लेबर का खर्चा। अच्छा दीप और शहजान आप लोग चैट बॉक्स में आंसर लिखिए। चलो नीता बताइए। 1,20,000। शहजान मेरे को इन टोटल चाहिए बेटा, इन टोटल। चलो हेमंत तमें को एनु हाँ 1,20,000। चलो कितने स्टूडेंट्स का 1,20,000 आंसर है? चलो और कोई आंसर है किसी का? 9,60,000। चलो 960 कितने स्टूडेंट्स का है? चलो लेट अस सी कैसे किया जाए। देखो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कैसे करेंगे। चलो देखो अपने को क्या दे रखा है, 3 आवर्स पर यूनिट। सो 3 इंटू प्रोडक्शन कितना है, प्रोडक्शन है 40,000 यूनिट्स का, यानी कितना होगा 1,20,000 नंबर ऑफ आवर्स हुआ, इंटू क्या करेंगे 8। हेमंत શું કરો છો યાર આ રીતે તો યાર? हाँ चौकस चौकस। 3 आवर्स पर यूनिट है इंटू 40,000 यूनिट, यानी 1,20,000 नंबर ऑफ आवर्स हुए इंटू $8 पर यूनिट, है ना? डायरेक्ट लेबर का खर्चा कितना है, $8 पर यूनिट है ना, इस वजह से। यस नो? राइट बेटा? श्योर? चलो सो ओवर हियर मैं ये लिख रहा हूं 40,000 इंटू क्या करेंगे, इंटू करेंगे 25। सनी का बरोबर है नहीं बरोबर है? सनी का, सनी का हाँ या ना कुछ बोलो तो सही, मेरे को पता चलेगा भाई। हाँ बोला आपने? तो आप इतना धीरे धीरे बोलते हो हमेशा, या मेरे साथ इतना धीरे बात करते हो? हैं? धीरे ही बात करते हो वैसा? तो फिर मेरे साथ धीरे बात करते हो? हाँ अच्छा ऐसा। चलो चलो प्रोडक्ट बी और प्रोडक्ट सी का लगा दो अभी। हो गया? हो गया प्रोडक्ट बी सी, बोलो तो प्रोडक्ट बी और सी का आंसर। 8 लाख। चलो हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव 8 lakhs?
चलो टस्सी कैसे किया जाए। देखो 25,000 यूनिट्स इंटू क्या करेंगे, इंटू करेंगे 4 आवर्स पर यूनिट, इंटू क्या करेंगे, इंटू करेंगे हम लोग $8 पर आवर। अक्ष प्रोडक्ट सी का बोलो लेबर कॉस्ट 1,60,000। चलो 2 इंटू कितना नंबर ऑफ यूनिट से 10,000 इंटू क्या करेंगे 8 1,60,000। કારણ કે નયન છે તમારા માટે પૂછતા તો જાઓ અક્ષ મને કે અક્ષ કેવું ભણાય છે, એ બી મારા પપ્પા પછી મને પૂછશે એટલા માટે। સેટઅપ કોસ્ટ, ચલો चलो नाउ सेटअप कॉस्ट में आपको समझाता हूं कि कैसे किया जाएगा। देखो यहां पे उसका कॉस्ट ड्राइवर क्या लिखा हुआ है फ्रेंड्स, नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स। सो यहां पे मैं लिख रहा हूं नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन, या थोड़ा मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। अच्छा, नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन का हम लोग रेशियो जो हमको क्वेश्चन में दे रखा है ना उसके हिसाब से लिखेंगे। क्या दे रखा है, 5:10:25। इज दैट ओके ऑल ऑफ यू? है ना, इसका एलसीएम फाइंड करके भी हम लोग कर सकते हैं 1:2:5, पर वो सब करने का कोई जरूरत नहीं है, बरोबर है ना। प्रिंस आवड़े છે તમને આ બધા एलसीएम ने બધું? अरे यार कोई बात नहीं, चलो वो भी मैं करवा देता आपको, पर अभी ये पढ़ाने का टाइम है। चलो ना देखो मैं आपको समझाता हूँ। अपने को क्या दे रखा है, अपने को ऐसा दे रखा है कि टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स कितने हैं, 40 है। कितने नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन है, 40। ओके, हमारा सेटअप का कॉस्ट कितना है, 1,40,000। तो देखो क्या करेंगे, प्लस 1,40,000 डिवाइडेड बाय 40 इंटू क्या करेंगे 5। पता चला सबको? यस नो? Yes. देखो वी अंडरस्टैंड दैट सेटअप का खर्चा हमारा कितना है, 1,40,000 डिवाइडेड बाय 40। तो उसके हिसाब से हमारा एक बार प्रोडक्शन रन सेटअप करने का खर्चा कितना आ जाता है, 3,500। प्रोडक्ट ए के लिए कितनी बार करना पड़ा, वी हैव टू डू इट, वी हैड टू डू इट फॉर 5 टाइम्स। आई एम सॉरी, वी आर गोइंग टू डू इट फॉर 5 टाइम्स, क्योंकि ये बजटेड है। एग्जैक्टली सेम यहाँ पे कॉपी करना है, सिर्फ हमको यहाँ पे मल्टीप्लाई चेंज करना है। यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या होगा 10, और लास्ट में मल्टीप्लाई क्या होगा, लास्ट में मल्टीप्लाई क्या होगा 25। ठीक है ना, यस नो? अच्छा, इन तीनों का टोटल हमेशा क्या हो जाएगा 1,40,000। ठीक है ना, ऐसा करके हम लोग चेक कर सकते हो, दैट्स 1,40,000। क्लियर? ये सेटअप का कॉस्ट हुआ। दूसरा क्या दे रखा हमको, मशीन। देखो मशीन के लिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा है, मशीन आवर्स लिखा है। चलो आई वॉन्ट यू टू टेल मी ए में मशीन कॉस्ट का कितना खर्चा जाएगा, सिर्फ ए में। मेरे को तीनों का आंसर नहीं चाहिए, सिर्फ ए का आंसर चाहिए। एक मिनट, वो जियान आपका बुक कहाँ है, बुक कहाँ है आपका? देखो मैं नेक्स्ट टाइम से शेयरिंग नहीं करने दूंगा, नई बुक है ना, तो फिर आपको अकेले बैठना पड़ेगा। आई विल नॉट अलाउ शेयरिंग। ठीक है ना, मेरे को उस पर आपको लिखना है, मार्क करना है, उस हिसाब से मेरे को बुक सबका चाहिए बेटा। ठीक है ना, एवरीबडी इज रिक्वायर्ड टू हैव योर ओन बुक एंड मेक श्योर दैट यू आर राइटिंग द थिंग्स ओवर देयर प्रॉपर्ली। आज का लास्ट दिन है जो मैं शेयर करने दे रहा हूँ, हाँ बेटा, दिस इज इंस्ट्रक्शन फॉर योर ऑल। ભાઈ દર્શન તમે કાલે એવું ના કહેતા કે સર તમે ગઈકાલે ઝિયાનને અલાઉ કર્યું હતું, આજે મને અલાઉ કરો, એવું તમે કાલે ના કહેતા મને, બરોબર છે? આજે ઝિયાન માટે છેલ્લો દિવસ છે, ઓકે? છેલ્લો દિવસ બુક શેર કરવા માટે, છેલ્લો દિવસ। और आतिफ अपने ब्रेक में घर पे बात करते हैं कि टाइमिंग क्यों ऐसा लेट हो जाता है आतिफ को। ओके, मैं लेट हो जाता हूँ उसके लिए मैं तो सॉरी बोलूंगा ही, पर आप लोगों को लेट नहीं होने का है। आज का दिन बरोबर है, चलो आपका, हाँ तो ठीक है, एक्सेप्ट दैट सभी नहीं चलेगा लेट। हाँ वो समझ गया मैं, पर
लेट फिर नहीं चलेगा, बरोबर है। और तहान आप और सनी का भी हर बार भी लेट आते हो, आप दोनों ऑलमोस्ट लेट ही होते हो हर बार। ठीक है। अपने यहाँ पे जो कैमरास होते हैं ना, उस पे एक एक महीने तक का रिकॉर्डिंग मिलता है, उस पे देख सकते हैं अपने। हाँ, आप टाइम से आते हो ऐसा? टाइम से पहले आ जाते हो, हाँ कोई बात नहीं, अभी कोर्स बहुत बाकी है सर, का आप चिंता मत करो। अभी लंबा अपने को खींचने का है, तो अभी अब टाइम है, देख लेते हैं बेटा। चलो, प्रोडक्ट ए के लिए कौन बताएगा आंसर? प्रोडक्ट ए के लिए अनिमेश। 2 lakhs. 2 lakhs। ધાર્મિક આપણે બધા જવાબો નથી બોલવાના ભાઈ, આ બધાને આપણે એસી સે કરાવવાના છે યાર. ભાઈ તમે જ બધા આન્સર આપશો તો ભાઈ બીજા બધા મારે કઈ રીતે એસી સે કરાવવાનું? હા, ઉભા રહો 2 મિનિટ ભાઈ, ઉભા રહો, મેં જોયું. ચલો મીત, હા જે લોકો ના બોલતા એ લોકો મારે પછી કરાવડાવવું પડે ને, એટલા માટે. ઓ તહાન ભાઈ, ઓ તહાન, આન્સર તો બોલો ભાઈ. जियान, आंसर 3,43,200। चलो ओके, चलो बोलो प्रिंस। શું 1 સેકન્ડ ના ક્યારનો તમે બેઠા ને વાતો કરો તો તમે આન્સર નથી કરતા? અરે ને બધું નહીં, હા તમે પ્લીઝ એવું ના કરો, મને આન્સર. હા, 3,43,000। चलो दर्शन बेटा तुम्हारा आंसर। 3 lakh 43. चलो लेट अस सी कैसे किया जाए। देखो मशीन आज के लिए ना थोड़ा स्टोरी अलग है। चलो फ्रेंड्स, मशीन आज के लिए आपको थोड़ा सा वर्किंग करना पड़ेगा। चलो चलो फ्रेंड्स, बेटा आपकी ध्यान रखो। देखो वी अंडरस्टैंड दैट से as far as a machine house is concerned, प्रोडक्ट ए बी और सी, ऐसा करके 3 प्रोडक्ट है। यूनिट्स, प्रोडक्ट ए का प्रोडक्शन कितना है? 40,000 यूनिट्स। बी का कितना है? 25,000 यूनिट्स। और सी का कितना है? 10,000 यूनिट्स। यस नो? Yes. उसके बाद अपने को आर्स दे रखा है, आर्स पर यूनिट। प्रोडक्ट ए का कितना दे रखा है? मशीन आर्स 243, और उसके बेसिस हम लोग कैलकुलेट करेंगे टोटल। टोटल हमारा कितना होगा? 40,000 इंटू 2, 80,000। और यहां पे वैसे ही होगा 1,30,000। इसका हम लोग क्या करेंगे? टोटल करेंगे। ये जो 2,10,000 है ना, उसके प्रपोर्शन में ये एक्सपेंसेस अलोकेट किए जाएंगे। धार्मिक ख्याल है बेटा? पता चला सबको? जैसे हमने डायरेक्ट लेबर में कैसे किया वैसा करना पड़ेगा। अपने को क्या करना पड़ेगा? 8:10:3, ये प्रपोर्शन में हमको ये मशीन आर्ट्स का कॉस्ट अलोकेट करना पड़ेगा। जिया इज फाइन बेटा, यू डिड लाइक दिस ओनली। चलो वेरी गुड। चलो 8:10:3, बराबर है ना? 8:10:3। चलो नाउ मशीन कॉस्ट हमको क्या दे रखा है क्वेश्चन में? मशीन कॉस्ट दे रखा है शायद 9 लाख। सो देखो प्लस 9 lakhs डिवाइडेड बाय 8, 3, so 8, 10 and 3, I think it comes to 2,10,000। so 2,10,000, या तो हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, प्लस 9 lakhs डिवाइडेड बाय 2,10,000 इंटू 80,000।
ऐसा किया जाएगा। सो ये 2,10,000 को कॉमन रखने का है, इसलिए मैं वहां पे डॉलर का साइन लगा रहा हूँ। सेकेंड में जो चेक करना आंसर वही है ना, बराबर। हाँ, वो फ्रैक्शन का फर्क चलेगा, चिंता मत करो। चलो, किसी को डाउट क्वेरी, जाओ आगे। चलो, मशीन के बाद कौन सा खर्चा दे रखा है हमको? गुड्स इनवर्ट। हाँ हाँ, चले चले चले, वो वर्किंग नोट मैं बाद में लिखवाने का दे देता हूँ आपको, क्योंकि एग्जैक्टली कितना जगह जाएगा ना वो पता नहीं, इस वजह से। चलो, गुड्स इनवर्ट, उसके लिए क्या करेंगे? नंबर ऑफ रिसीप्ट। चलो, प्रोडक्ट ए के लिए कितना खर्चा आएगा? तहान बताइए। ओ तहान भाई, ना ना, आप रात को देर देर तक जगते रहते हो, अभी दोपहर में आपको नींद आ रही है ना तहान? तहान, सही बात है कि नहीं? आतिफ, ऐसा थोड़ी चलता है यार, ये क्लास में आके सो जाने का ये क्या भाई? गलत है कि नहीं है? तो फिर सनी का हो गया कि नहीं हो गया? सनी का हो गया कि नहीं हो गया बेटा? ओके, चलो प्रिंस बेटा थी गो। प्रोडक्ट ए के लिए गुड्स इनवर्ट का खर्चा, चलो अक्ष बताइए। चलो, 26250। How many students agree with him? 26250। कहाँ कैसे है? को पता है ना, आपने हाथ ऊपर किया है तो फिर। ओ भाई, नंबर ऑफ रिसीप्ट्स, नंबर ऑफ रिसीप्ट्स हमको दे रखा है 160, तो उसका रेशियो क्या है? उसका रेशियो हम लोग लिख देते हैं 15:25:120। तो हमारा गुड्स इनवर्ट का खर्चा कितना है? 2,80,000 डिवाइडेड बाय टोटल कितना? 160 इंटू क्या करेंगे? 15। नेक्स्ट में क्या करेंगे? 25। और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स? 120। चलो, सिंपल है डिफिकल्ट है? चलो, किसी को वापस समझना है? क्लियर? चलो, गुड्स इनवर्ट हो गया। अभी नेक्स्ट अपने को क्या दे रखा है? पैकिंग का खर्चा।
चलो रौनक बताइए, पैकिंग का खर्चा प्रोडक्ट ए के लिए कितना होगा? एक मिनट, एक मिनट। चलो 50,000 फर्स्ट आंसर, 60,000। राइट बेटा आपका आंसर। ओके, 60। ओके, जो नंबर ऑफ प्रोडक्शन ऑर्डर्स, नंबर ऑफ प्रोडक्शन ऑर्डर क्या दे रखा है क्वेश्चन, वो देख लेते हैं। 15:2 ऐसा दे रखा है, 15:10:25। नहीं, हमको टोटल खर्चा कितना दे रखा है शायद फ्रेंड्स, हमको दे रखा है पैकिंग का टोटल खर्चा 2 लाख, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 50, इंटू क्या करेंगे 15, नेक्स्ट पे क्या करेंगे इंटू, वेरी गुड, लास्ट में क्या करेंगे इंटू 25। चलो क्लियर ऑल ऑफ यू। चलो लास्ट में क्या दे रखा है, इंजीनियरिंग, टोटल कॉस्ट हो गया ये। सर 1-2 मिनट है, मैं समझाता हूँ आपको। मुझे अगर किसी का नोटबुक सही नहीं लगेगा ना, तो उसको मैं अभी लिखने को दूंगा वापस, यानी आपको अच्छी तरह से अपना नोटबुक बनाने का है, ऐसा रफ वर्क की में नहीं बनाने का है। चलो 1-2 मिनट के लिए सब लोग यहाँ पे ध्यान दे दो, 1-2 मिनट के लिए। हाँ, देखो पैकिंग के हिसाब से ये इंजीनियरिंग का खर्चा हम लोग बाइफरगेट करेंगे, उसको अलोकेट करेंगे। दैट इज इन द रेशियो ऑफ 15:10:25। चलो किसी को डाउट क्वेरी? ओके, नाउ हम लोगों ने क्या किया फ्रेंड्स, हम लोगों ने टोटल कॉस्ट का कैलकुलेशन कर दिया। टोटल कॉस्ट का कैलकुलेशन हम लोग ने कैसे किया, सब एक्सपेंसेस का टोटल कर दिया, तो ये हमारा टोटल कॉस्ट आ गया। ना टोटल कॉस्ट को हम लोग क्या करते हैं, टोटल कॉस्ट को हम लोग नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करते हैं, और अपने पास क्या आ जाएगा, अपने पास आ जाएगा एक कॉस्ट पर यूनिट। ये कॉस्ट पर यूनिट किसके हिसाब से, एबीसी के हिसाब से। मैं शेजन आपका जो क्वेरी है मैं आपको समझा देता हूँ। शेजन ऐसा है, लेट्स से हमको ऐसा करना है, दैट से द ओवरहेड का कॉस्ट हमको अलोकेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर्स। तो पर यूनिट कितना है ना, 243, उसके प्रपोर्शन में डिवाइड नहीं करने का है। हमको ये फाइंड करना है कि हमने कितने टोटल मशीन आवर्स ए के लिए इस्तेमाल किए,
कितने मशीन आवर्स बी के लिए इस्तेमाल किए, कितने मशीन आवर्स सी के लिए इस्तेमाल किए, तीनों के लिए हम लोगों ने कितने मशीन आवर्स इस्तेमाल किए वो हमको कैलकुलेट करना है। और फिर वी आर रिक्वायर्ड टू से कंप्यूट दैट से द रेशियो इन विच दोज एक्सपेंसेस विल बी अलोकेटेड। चलो पता चला आपको। चलो यस, मोस्ट वेलकम। चलो, किसको डाउट क्वेरी, किसको बाकी लिखने का, कौन सा बाकी है? ओ, તમે કહેતા કેમ નથી મને? चलो, किसको बाकी है कॉपी करने का? तो करो कॉपी। हाँ हाँ करो। तो किसको बाकी है कॉपी करने का? चलो जाओ आगे। चलो, नाउ वी अंडरस्टैंड लाइक दिस। हाँ, देखो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने ट्रेडिशनल मेथड से हम लोगों ने टोटल कॉस्ट का कैलकुलेशन किया। देखो, प्रोडक्ट ए है, प्रोडक्ट बी है और प्रोडक्ट सी है। ये हम लोगों ने ट्रेडिशनल मेथड से कैलकुलेट किया। हाँ, देखो ए के लिए खर्चा कितना है, ए के लिए खर्चा है ये 70.25। सिमिलरली बी और सी के लिए हमारा खर्चा है 80.33 एंड 48.17 यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मेथड। 61.52 है फर्स्ट का, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। ठीक है ना? तो देखो डायरेक्टली आ जाता है। यू कैन सी दैट्स द अमाउंट ऑफ द टाइम दैट यू आर एबल टू सेव। सो ओवर हियर वी अंडरस्टैंड दैट से ट्रेडिशनल मेथड में ए का कॉस्ट ज्यादा था, एक्चुअली उसका कॉस्ट कम है। बी का कॉस्ट भी ज्यादा था, उसका कॉस्ट कम है। और सी में देखो बहुत फर्क है। हम लोग ऐसा सोचते थे कि सी का कॉस्ट कितना है, 48 है, एक्चुअली उसका कॉस्ट 95 है। यू जस्ट इमेजिन दैट इतना बड़ा फर्क पड़ जाता है। ए और बी में तो फर्क है ही, पर वो इतना लाइक नहीं है, पर सी में दैट्स देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। सी प्रोडक्ट का कॉस्टिंग ट्रेडिशनल मेथड के हिसाब से क्या था, 48.17 था। नए मेथड के मुताबिक कितना है से 95.60। देखो यहाँ पे क्या होगा कि आपको सेक्शन सी में आपको इन सब चीज के बारे में लिखना होता है। सेक्शन सी में आपको क्या लिखना होता है, आपको ये लिखना होता है लेट से भाई ट्रेडिशनल मेथड के मुताबिक जो कॉस्टिंग हो रहा था वो गलत था। प्रोडक्ट सी का जो है उस पर सब्सटेंशियली डिफरेंस है। अगर हम लोग मार्कअप मेथड यूज करते हैं, यानी क्या, कॉस्ट के ऊपर कुछ मार्जिन लगा के प्रोडक्ट को बेचने का, तो पहले हम लोग बेचते थे फॉर एग्जाम्पल लाइक $60 में। क्यों? क्योंकि हमको अप्रोक्सीमेटली 25% का मार्किंग चाहिए था। हावेवर ये $60 का प्राइस था, वो सब्सटेंशियली कम है। हमको 95 के ऊपर 25% लगाने का, जिसकी वजह से हमारा ये कॉस्टिंग गलत हो रहा है।
अच्छा चलो, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में क्या होता है, दैट्स यू ऑलवेज हैव द कॉम्पिटिटर हु विल दैट इज से करेक्ट यू ऑटोमेटिकली, है ना, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल दैट्स द केसीओ कंपनी को कैलकुलेटर बेचना है, सो केसीओ कंपनी इज नॉट द ओनली कंपनी इन द एंटायर वर्ल्ड टू सेल द कैलकुलेटर। केसीओ कंपनी को मालूम है जैसे अगर एक छोटी साइज का कैलकुलेटर का प्राइस मेरे हिसाब से रख रहा हूँ 500 और बाकी सब कंपनीज रख रही है सपोज की 300, तो मेरा 500 का प्राइस वैलिड ही नहीं है, मेरे को 300 के नजदीक ही रखना पड़ेगा। तो वहां पे आपको एक इंडिकेशन मिल जाएगा कि आपका कुछ गड़बड़ हो रहा है। बट यू थिंक अबाउट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को कोई लाइक ट्रेन का जो टिकट है उसके लिए दे डोंट हैव एनी कंपटीशन, वो लोग क्या करते हैं कॉस्ट के हिसाब से प्राइस रखते हैं, सो दैट से द कॉस्ट इज रिकवर्ड। उनका ऐसा गलती हो जाएगा, देन इन दैट केस इट इज गोइंग टू बी लाइक द रॉन्ग प्राइसिंग फॉर द कस्टमर्स। दिस इज व्हाट्स द सिग्निफिकेंस दैट से वी हैव। अच्छा हम लोग ऐसा सोच सकते हैं, लेट से लाइक हम लोगों ने ऐसा सोचा था पहले कि लेट अस से दैट से हमारा जो प्रोडक्ट बी जो है, प्रोडक्ट बी उसमें हमारा कॉस्ट आ रहा है 80, बहुत कॉम्पिटिटिव मार्केट है, बहुत कॉम्पिटिटिव, यानी सब लोग है ना करीबन 10% के मार्जिन से बिजनेस कर रहे हैं। इसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि सबका प्राइस है सपोज की 77, हमको तो पता ही नहीं चल रहा कि यार 77 में सब लोग कहाँ से बिजनेस कर रहे हैं, हमारा तो कॉस्ट ही 80 आ रहा है। तो ऐसा हो सकता है डेट से हम लोग बिजनेस बंद करने का सोच रहे हैं प्रोडक्ट बी का, जो हमारा गलत डिसीजन हो सकता है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट बी का कॉस्टिंग हमारा भी कम है। पता चला जो डिफरेंस ऑफ द कॉस्टिंग है ना, उसकी वजह से आपका गलत डिसीजन भी हो सकता है। ऐसा आपको सेक्शन सी में लिखने का है। क्लियर? मैं भी वो प्रोफेशनल लेवल का बहुत बात नहीं कर रहा हूं, अभी हम लोग जो रेलेवेंट है उसी की बात कर रहे हैं। चलो। चलो लेट अस रीड नाउ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। देखो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बहुत आसान है। एडवांटेजेस में तो क्या है, दैट से आपका करेक्ट कॉस्टिंग आएगा, दैट इज अ ग्रेट एडवांटेज दैट यू हैव। हाँ डिसएडवांटेज में क्या है, डिसएडवांटेज में ये है दैट से ये बहुत लंबा प्रोसीजर है। दूसरा क्या एक पॉइंट है, ये कॉस्ट पुल को आइडेंटिफाई करना, कॉस्ट ड्राइवर को आइडेंटिफाई करना, उस पे भी देखो सब्जेक्टिविटी तो रहता ही है। सो दीज आर सर्टन लाइक द लाइक लिमिटेशंस दैट से वी हैव। ठीक है, advantages and disadvantages of active based costing। ABC has number of advantages, तो ABC के बहुत सारे फायदे हैं। It's a more accurate cost per unit। हाँ, so we understand that say it is having that is हमको ज्यादा accurate cost per unit मिल जाएगा। हाँ, as a result pricing, sales strategy, performance management and the decision making should be improved। यानी वो लोग ऐसा बोलना चाहते हैं डेट से हमारा जो डिसीजन मेकिंग होगा वो भी इंप्रूव होगा। कैसे इंप्रूव होगा उसका मैंने आपको एग्जांपल दिया है ना, जो प्रोडक्ट का कॉस्टिंग सही हो जाएगा इसकी वजह से। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का सिंपल मतलब ये होता है दैट से अ काइंड ऑफ द इवैल्यूएशन प्रोसेस। तो इवैल्यूएशन प्रोसेस आपका क्या हो जाएगा, से सही हो जाएगा। इट प्रोवाइड्स मच बेटर इंसाइट इनटू व्हाट कॉजेस द ओवरहेड कॉस्ट। यानी वो लोग ऐसा बोलना चाहते हैं डेट से हमको ये पता चलेगा डेट से ओवरहेड का खर्चा किसकी वजह से हो रहा है। ABC recognizes that the overhead costs are not all related to the production and sales volume। यानी इंपॉर्टेंटली वो लोग ऐसा बोलना चाहते हैं डेट से एक्सपेंसेस होते हैं उसके इट इज ड्रिवन बाय द कॉस्ट ड्राइवर्स। जैसे कि उन्होंने दे रखा था नंबर ऑफ रिसीप्ट,
तो नंबर ऑफ रिसीप्ट जो है मटेरियल का रिसीप्ट, उसको प्रोडक्शन के साथ कोई लेना देना नहीं है, उसको सेल्स के साथ कोई लेना देना नहीं है। इट इज अ सेपरेट एक्टिविटी, और वो खर्चा हमको उसके हिसाब से अलोकेट करना चाहिए। इन मेनी बिजनेसेस overhead costs are a significant proportion of the total cost, and management needs to understand the drivers of the overhead costs in relation to manage the business properly. Overhead costs can be controlled by the managing say cost drivers. कॉस्ट ड्राइवर्स का मतलब क्या, वो भी हमने समझ लिया। नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन है, नंबर ऑफ लाइक द मटेरियल रिसीप्ट है, नंबर ऑफ लाइक सेटअप्स है, ऑल दोस आर कंसीडर टू बी कॉस्ट ड्राइवर्स। यानी हम लोग क्या कर सकते हैं, इन सबको कंट्रोल कर सकते हैं खर्चे को कंट्रोल करने के लिए। इट कैन बी अप्लाइड टू कैलकुलेट द रियलिस्टिक कॉस्ट इन अ कॉम्प्लेक्स से द बिजनेस एनवायरमेंट। तो देखो, वी अंडरस्टैंड दैट से जो भी हमारा एक्सपेंसेस है से उसका हमको रियलिस्टिक आइडिया आ जाएगा दैट से क्या होगा। एबीसी कैन बी अप्लाइड टू ऑल ओवरहेड कॉस्ट, नॉट जस्ट अ प्रोडक्शन ओवरहेड। एबीसी कैन बी यूज जस्ट एज इजीली इन सर्विस कॉस्टिंग इन द प्रोडक्ट कॉस्टिंग। सर्विस कॉस्टिंग का मतलब क्या, वो हमने देखा था दैट से पिछले चैप्टर में। दैट से जो होटल का बिजनेस है, अंडरस्टैंड दैट से कोई भी ट्रांसपोर्ट कंपनी है उसमें भी ये अप्लाई हो सकता है। These are the advantages. Disadvantages of activity-based costing. ABC will be of limited benefits if overhead costs are primarily volume related, or if overhead is a small proportion of the overall cost. यानी वो लोग ऐसा बोलना चाहते हैं that से अगर overhead का cost largely influence होता है किसकी वजह से, आउटपुट की वजह से, तो एबीसी वाला जो कॉस्टिंग मेथड है ना वो इतना यूजफुल नहीं होगा। क्योंकि एबीसी वाला जो कॉस्टिंग मेथड होता है इट इज फोकसिंग मोर ऑन द कॉस्ट ड्राइवर्स, दैट इज द रीजन। और उनके हिसाब से क्या है, दैट से द एक्टिविटी के ऊपर से कॉस्ट का अलोकेशन करो, नहीं कि आउटपुट के हिसाब से। इसलिए वो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि अगर कोई एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है, कोई एक प्रोडक्ट का कॉस्टिंग ऐसा है कि जिसमें वी विल बी हैविंग मोर सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रोडक्शन, उसके बेसिस से एक्सपेंसेस हो रहे हैं, देन इन दैट केस एबीसी मेथड इतना यूजफुल नहीं होगा। इट इज इम्पॉसिबल टू अलोकेट ऑल ओवरहेड कॉस्ट टू द स्पेसिफिक एक्टिविटीज। यानी वो लोग ऐसा बोलना चाहते हैं दैट से द कॉस्ट पुल जो है ना, वो कॉस्ट पुल का आइडेंटिफिकेशन भी मुश्किल है, उसका क्लियर बाइफर्केशन करना भी मुश्किल है, उसके लिए कॉस्ट ड्राइवर फाइंड करना भी मुश्किल है। द चॉइस ऑफ बोथ एक्टिविटीज एंड द कॉस्ट ड्राइवर्स माइट बी इनअप्रोप्रिएट, यानी उसमें गलती हो सकता है। ABC can be complex to explain the stakeholders of the costing exercise. ये बिल्कुल 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 सही बात है। ये लोग ऐसा बोलना चाहते हैं दैट से ये कॉस्ट का, दैट इज ये जो पूरा का पूरा एक्सरसाइज है वो नॉन टेक्निकल आदमी को समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। द बेनिफिट्स ऑब्टेन माइट नॉट जस्टिफाई द कॉस्ट, यानी वो कॉस्ट को जस्टिफाई नहीं भी कर सकता है, ऐसा हो सकता है। चलो, दो टेस्ट अंडरस्टैंडिंग वो आप अपने आप करो, फिर मैं करके देता हूँ। दो टेस्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो अपने आप करो, फिर मैं करके देता हूँ।
कौन बताएगा आंसर 1 और 2 दोनों क्वेश्चन का? 1 और 2 दोनों क्वेश्चन का, दोनों आ गया। तो बताइए दोनों आंसर। और दूसरे में चलो बॉम्बे दिल्ली, और कोई आंसर? दर्शन बेटा आपका आंसर? पहले का पहले, दूसरे का बाकी है, चलो ठीक है। मीत फर्स्ट का ना नहीं है सेकंड का बाकी है। जियान बेटा सेम आंसर, चलो। लेट अस सी which three of the following explain why an activity based costing may produce more accurate product cost than the traditional absorption costing. सो तीन हमको दे रखा है, दैट से तीन कौन सा रीजन है ऐसा हमको बोलिए। एबीसी बेटर है, better cost is possible, that is better cost control is possible, that is the first one. Arbitrary allocation apportionment costs are avoided, better product pricing is possible, the choice of the cost driver is easy, can be applied to say the service companies. Okay, so over here we understand that से हमको ऐसा दे रखा है, that से आपको तीन रीजंस बताना है कि क्यों एबीसी विल गिव यू से मोर एक्यूरेट प्रोडक्ट कॉस्ट, ऐसा हमको दे रखा है। सो बेटर कॉस्ट कंट्रोल इज पॉसिबल, दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड इज से करेक्ट। उसके बाद क्या दे रखा है? आर्बिट्ररी और दैट इज अपॉर्चनमेंट ऑफ द कॉस्ट आर अवॉइडेड, बेटर प्रोडक्ट प्राइसिंग इज पॉसिबल, दैट इज ऑल करेक्ट। choice is very easy, that is wrong, choice is very difficult, and it can be applied to the service costing also, that is say service companies also, that is also correct. So over here we understand that say B answer would be the correct answer. देखो arbitrary can be avoided exactly ऐसा नहीं बोला जा सकता है, क्यों? क्योंकि कुछ जगह पे क्या होता है, कुछ जगह पे हमको थोड़ा सा लाइक सब्जेक्टिविटी का एलिमेंट यहाँ पे भी आ जाता है, इस वजह से एक्सपेंसेस का बाइफरकेशन भी क्या होता था, कई बार थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसकी वजह से। सो द सेकेंड इज नॉट द एडवांटेज। चलो हाँ, सेकेंड क्वेश्चन का आंसर। तो धार्मिक आपका क्या आंसर? डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? ओके हाँ, सो हमको दे रखा है डेट से नीचे में से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है, हमको ये पूछा गया। A cost driver is any factor that causes a change in the cost of an activity. For long-term variable overhead cost, cost driver will be the volume of activity, and traditional absorption costing tends to underallocate the overhead cost to low volume products. देखो ये लोग क्या कहना चाहते हैं अभी वो हम लोग समझते, दैट से यहाँ पे पूछा दैट से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो वी अंडरस्टैंड दैट से सारे के सारे स्टेटमेंट सही है। पहला हमको दे रखा है कॉस्ट ड्राइवर इज एनी फैक्टर दैट कॉजेस अ चेंज इन द कॉस्ट ऑफ एन एक्टिविटी, यानी वी अंडरस्टैंड दैट से वो कॉस्ट ड्राइवर की वजह से वो एक्सपेंसेस के ऊपर इन्फ्लुएंस हो सकता है। यानी अगर हमारा नंबर ऑफ प्रोडक्शन दैट इज से प्रोडक्शन रन्स कम हो जाएंगे तो उसकी वजह से हमारा सेटअप का खर्चा कम हो जाएगा, नंबर ऑफ रिसीट कम हो जाएंगे, देन इन दैट केस हमारा काइंड ऑफ द कैरेज इनवर्ड का खर्चा कम हो जाएगा। फॉर लॉन्ग टर्म वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट द कॉस्ट ड्राइवर विल बी द वॉल्यूम ऑफ द एक्टिविटी, यानी वी अंडरस्टैंड दैट से जितना हमारा एक्टिविटी लेवल होगा से उसके हिसाब से हमारा वो वेरिएबल कॉस्ट वेरी होगा। अगर हमारा इन अ वे दैट से द वॉल्यूम हमारा जितना ज्यादा होगा उतना वो खर्चा ज्यादा होगा, एंड वाइस वर्सा। Traditional absorption costing tends to underallocate overhead cost to low volume products. देखो वी अंडरस्टैंड दैट से द लो वॉल्यूम प्रोडक्ट्स में क्या हो जाएगा, दैट से उसमें अलोकेशन ऑफ द कॉस्ट ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, भले ही वो जो प्रोडक्ट है ना वो सारी एक्टिविटीज को कंज्यूम कर रहा है, पर उसके बाद दैट इज बावजूद भी क्या होता है उसका नंबर ऑफ मशीन आवर्स का यूजर्स कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है उसके ऊपर हम लोग ओवरहेड का खर्चा कम अलोकेट करते हैं, और वी विल बी हैविंग से द लो कॉस्टिंग। ये लोग क्या बोलना चाहते हैं, ट्रेडिशनल एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड में जो प्रोडक्ट का प्रोडक्शन वॉल्यूम कम है उसमें खर्चा कम अलोकेट होता है, ये सही बात है। क्यों? क्योंकि आपका एक्टिविटी लेवल कम है
इसकी वजह से आपका आउटपुट कम हो जाता है, आपका मशीन आवर्स कम हो जाता है, इसलिए आपका खर्चा भी कम हो जाता है। सो दे टेंड टू, दैट इज से अलोकेट लेस एक्सपेंस, ऐसा हम लोग समझते हैं। चलो नया कॉन्सेप्ट है, तो 15 मिनट का ब्रेक, उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है ना? 15 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। किसी को बाय दैट टाइम क्वेरी या डाउट है तो मेरे को मिल लेना।